नमस्कार। डीडी न्यूज़ हिमाचल की ओर से आज की बात कार्यक्रम को लेकर हाजिर हूं मैं कुलदीप हिरान और सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे आज के इस अंक में। आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधित्व के सभी शक्तियों और समाधान और उनकी समस्याओं के बारे में। और आज इस विषय पर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है एक ऐसी ही खास शख्सियत जिनसे हम पंचायत की विभिन्न समस्याओं और उनके समाधानों पर बातचीत करेंगे। और आइए सबसे पहले इनसे इनका परिचय जान लेते हैं। सर, अपना परिचय हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं। मैं प्रेम ठाकुर, प्रधान ग्राम पंचायत बागासराहन। जी, तो बागासराहन कुल्लू ज़िले के निरमंड तहसील की एक पंचायत है जहां के प्रधान प्रेमचंद ठाकुर जी आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। और आज हम इनसे जानेंगे कई ऐसे पहलुओं के बारे में जिनके बारे में पंचायतों को लेकर या उनकी व्यवस्थाओं को लेकर के ज़्यादा बातचीत नहीं होती और ना ही लोग उस बारे में ज़्यादा जानते हैं। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। सर, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत। और पहला सवाल आपसे यही जानना चाहूँगा कि जैसे ही आप प्रधान बने तो आपने अपनी पंचायत का नाम बदल के रख दिया, तो क्या कारण रहे कि आपने ये नाम बदला और किस तरह से आपने इसके नाम को बदलकर बागासराहन किया? देखिए कुलदीप जी, आपने बहुत ही बेहतरीन प्रश्न किया। मैं जैसे ही 2021 में प्रधान निर्वाचित हुआ तो तब तक इस पंचायत का नाम ग्राम पंचायत सराहन था। जी। तो सराहन के नाम से कई पंचायतें हैं, कई स्थान हैं। तो हमें लगा कि हमें जो यहाँ का जो प्रसिद्ध नाम है वो बागासराहन है। वहाँ गांव का नाम सराहन है और वहाँ उस गांव के बीच में एक बहुत बड़ा विशाल प्राकृतिक मैदान है जो लगभग 300 बीघा में है। बड़ा हरा भरा ग्राउंड है, तो उसको बाग बोलते हैं। पर लेकिन और पर्यटन की दृष्टि से बड़ा खूबसूरत है, तो उसको बागासराहन के नाम से जाना जाता है और प्रसिद्ध है। तो हमने विचार किया कि क्यों न पहली ग्राम सभा में इस प्रश्न को जनता के बीच में रखा जाए। जी। क्योंकि मैं आपके ध्यान में बात लाऊं कि ग्राम सभा सुप्रीम है। जी। हमने ग्राम सभा के मध्य में बात रखी, फिर कई लोगों ने इसके ऊपर तर्क वितर्क दिए, फिर अंततः सबने कहा कि इसका मूल नाम ग्राम पंचायत बागासराहन होना चाहिए। फिर मैंने पत्राचार किया, वहाँ से प्रस्ताव भेजा हिमाचल सरकार को और हिमाचल सरकार में फिर कैबिनेट में गया। फिर कैबिनेट से कुछ दिनों बाद जो है इसका नाम बदल करके ग्राम पंचायत बागासराहन कर दिया गया। जी बिल्कुल। देखिए, अगर बात करें प्रेम ठाकुर जी पंचायती राज संस्थाओं की, जी। तो भारतवर्ष में ऐसे वेद पुराणों में उल्लेख मिलते रहे हैं, वर्णन मिलते रहे हैं जिसमें पंचों और या पंचायतों या स्थानीय निकायों की बात की जाती रही है। उसके बाद जब विभिन्न शक्तियों या यूं कहें कि अतिक्रमणकारियों के अधीन हमारा देश रहा तो भी ये निकाय जो है बरकरार रही। अगर मुगल काल की बात करें तो उस वक्त पटवार वृत्त रहे और परगनों की बात की गई, तमाम उन टर्म्स की बात की गई जो आज भी मौजूद हैं। उसके बाद ब्रिटिशर्स की बात करते हैं तो सन 1882 में लॉर्ड रिपन ने स्थानीय शासन को, स्थानीय निकायों को डेवलप करने में, और उसे एक जनक माना जाता है उन्हें भारत में स्थानीय शासन को विकास में। अगर हम आज़ादी के बाद की बात करते हैं तो जब 1959 में जो लागू किया गया पंचायती राज संस्थाओं के कानून को देश में, और उसके बाद संविधान के 73वें संशोधन में 1993 में जब संघीय दर्जा जब पंचायतों को दिया गया, जब उन्हें संविधान में जोड़ा गया, तो उसके बाद से लेकर जिस तरह की जो शक्तियां हैं जो दी गई हैं पंचायतों को, या यूं कहे पंचायत प्रतिनिधियों को जो शक्तियां दी गई हैं, उनकी अनुपालना में किस तरह की समस्याएं आती हैं और क्या कुछ आपने समाधान निकाले उन समस्याओं से निपटने के लिए, इस बारे में अपने इस कार्यकाल के बारे में कुछ बताएं। देखिए, हमने जैसे ही अपना विकास कार्य आरंभ किया जी, तो हमें कई समस्याओं का समाधान करना पड़ा। कई समस्याएं सामने आई और मैं समझता हूं कि पंचायत में इतनी अपार संभावनाएं हैं विकास करने की जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। बशर्त है कि चाहे प्रांत सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, उनकी तरफ से जो पंचायत में मैकेनिज्म है जी, पंचायत में अगर स्टाफ अवेलेबल हो तो आप शक्तियों का निर्वहन भी कर सकते हैं और विकास भी अथाह कर सकते हैं। वर्तमान में ये हालत है कि एक पंचायत सचिव है, उसके पास 2-2, 3-3 पंचायतें हैं। जी, एक हमारा टेक्निकल असिस्टेंट है, तकनीकी सहायक हम उसको बोलते हैं। जी, जी, उसके पास 4-4 पंचायतें हैं, 5-5 पंचायतों का कार्यभार है। और ग्राम रोजगार सेवक है, उसके पास 5-5 पंचायतें हैं।
और हमारे जो विकास खंड में जेई हैं, जी कनिष्ठ अभियंता, जी उनके एक जेई के पास 16 पंचायतें हैं। मैं अपने अगर विकास खंड की बात करूं जी। तो हमारे पास अभी तक 2 ही जेई हैं जिनके पास जो है 16 पंचायतें हैं। तो धरातल पर आम आदमी का कार्य करना, उसके एस्टिमेट बनाना, उसको एग्जीक्यूट करना तो बड़ा मुश्किल काम है। और जबकि इतनी अपार संभावनाएं हैं जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। हम तो केंद्र सरकार से और प्रांत सरकार से भी ये आग्रह करेंगे, उनके ध्यान में भी आपके इस चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे कि आप इसमें जो है गहन मंथन करें, धरातल पर तक जाकर के सत्य को सामने लाएं और उसके ऊपर काम करें कि स्टाफ की अवेलेबिलिटी हो, जी। कर्मचारी हो। इसी उद्देश्य के साथ ये धरातल पर काम करने और उसकी वास्तविकता को बताने के दृष्टि से ही हम आज के इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं। और आपसे बेहतर इस बात को और कौन जान सकता है, कौन बता सकता है कि वास्तविकता में पंचायती विकास में ग्रामीण स्तर पर और ग्रास रूट लेवल पर किस तरह की डेवलपमेंट हो रही है। क्योंकि विभिन्न प्रकार की केंद्रीय योजनाएं हैं, प्रादेशिक योजनाएं हैं जो लागू की जाती है, तो उन योजनाओं को लागू करने में, उनके क्रियान्वयन में किस तरह की समस्याएं रह रही है और क्या कुछ जो है नया करने की ज़रूरत है। देखिए, हमें तो जैसे हम पंचायत में आए, पहले तो अपना घर होना चाहिए जी। अब जिसका अपना ही घर ना हो तो किसी को कैसे घर में आमंत्रित करेगा। हमारे पास अभी तक जो मेरा कार्यकाल था पीछे, उसमें 2 ही कक्ष थे पंचायत घर के अंदर जी। तो उसके बाद हम तुरंत हिमाचल प्रदेश सरकार को प्रस्ताव लिखा, उसका एस्टिमेट बनवाया। तो आजकल हम जो है उस पंचायत घर को बनाने में सफल हुए हैं। हमने 4 मंजिला पंचायत घर बना दिया और उसमें हमने ग्राम सभा हॉल भी, हमारे को 50 वर्ष के बाद हमारे को ग्राम सभा हॉल मिलने जा रहा है जी। तो हमारी ग्राम पंचायत बागासांड के सभी लोगों का मैं बड़ा आभारी हूँ और खास करके मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे उसका कार्य करने का मौका मिला। जी। और खासकर जो आपने गुणवत्ता की बात की, धरातल पर गुणवत्ता तभी होगी जब हमारे पास स्टाफ होगा। जी। अगर स्टाफ नहीं होगा तो गुणवत्ता नहीं हो पाएगी। एक टेक्निकल असिस्टेंट हमारे पास है तो वो 4 पंचायतों के एस्टिमेट बनवा रहा है और वो संभव नहीं है उसको कि 4 पंचायतों में मौके का मुआयना करे, साइट विजिट करे, तो संभव नहीं है। वो तो तकनीकी सहायक ही करेगा ना उसको, अब नॉन टेक्निकल बंदा तो करेगा नहीं इसको। तो मेरा प्रांत सरकार से ये आग्रह है कि वो जो है इसके ऊपर विशेष ध्यान दे। केंद्र सरकार की योजनाएं, अनेकों योजनाएं हैं जिनका हमारी पंचायत के अंदर जो है कार्य किया जा रहा है। हमारे गाँव में देखो, सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं, जब मैं प्रधान बना था तो हमने 25 महिलाओं का ग्रुप बनाया था जी। वो वहाँ जैसे पूले हैं, राजमा है, लोकल घी है, वो उत्पाद तैयार करते हैं जी। फिर उत्पाद तो तैयार कर दिया उन्होंने जी। लेकिन अब वो उसको बिक्री कहाँ करेंगे। फिर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत हमने वहाँ पे 2 दुकानों का निर्माण करवाया। अब कुछ ही समय में जो अपना उत्पाद हैं वो महिलाएं उसमें बेचेंगी, बैठते हैं जी। तो निश्चित रूप है उनका रोजगार भी बढ़ेगा जी। और अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत भी होगा। जी बिल्कुल। ये महिलाओं के वर्ग की आपने बात कही है और शेष वर्गों की आप क्या विशेष कर रहे हैं पंचायती स्तर पर? मान लीजिए युवाओं की बात करें या फिर अन्य जो वर्ग हैं समाज के जो पिछड़े हुए हैं, उनके विकास के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? और वैसे भी बागा सराहन ऐसी जगह है जो कुल्लू ज़िला, वैसे तो पूरा कुल्लू ज़िला ही पर्यटन की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा उसमें पर्यटन गतिविधियां की जा रही हैं, लेकिन स्पेसिफिकली अगर हम बात करें बागा सराहन पंचायत की, तो वहाँ पर पर्यटन की दृष्टि से उसे विकसित करने के लिए क्या कुछ विशेष किया जा रहा है स्थानीय स्तर पर? देखिए कुलदीप जी, आपने बहुत ही बेहतरीन सवाल पूछा। इससे पूर्व में कई सरकारें आई, कई सरकारें गई जी। किसी की दृष्टि उस बागा सराहन के ऊपर नहीं पड़ी। सबने मंचों से संचालन किया कि बागा सराहन को विकसित किया जाएगा, लेकिन हमने 2018 के अंदर सरकार को एक आग्रह किया था जी। कि वहाँ की जो है उस क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाए। और उस दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीमान जयराम ठाकुर जी थे, उनकी एक बड़ी महत्वपूर्ण योजना थी नई मंजिल नई राहें। जी। उस नई मंजिल नई राहों के अंतर्गत पर्यटन विभाग ने एक डीपीआर भी बनाई है। वो लगभग 29 करोड़ की डीपीआर है जी। लेकिन उसमें धन का अभाव होने के कारण वो अभी तक पर्यटन विभाग के पास जस की तस है, धूल फांक रही है। लेकिन अब कुछ वन विभाग कुछ कार्य कर रहा है पर्यटन की दृष्टि से। जी। तो हम तो सरकार से ये आग्रह करेंगे कि पंचायत तो प्रस्ताव के माध्यम से, देखो पंचायत की जो ग्राम सभा का प्रस्ताव बड़ा भारी शक्तिशाली है जी। बड़ा सुप्रीम है। हम तो प्रस्ताव के माध्यम से प्रदेश सरकार को, केंद्र सरकार को कई बार पत्राचार कर चुके
अभी हमें एक केंद्र सरकार से एक पत्र आया है, जी। तो प्रदेश सरकार को भेजा है कि उसकी जो है स्टेटस रिपोर्ट भेजी जाए। तो वहाँ अपार संभावनाएं, पंचायत स्तर पर तो हम लोग छोटे छोटे काम कर रहे हैं। आप भी एक ग्रामीण परिवेश से आते हैं। जी। अभी तक जो हमारे गांव की हालत थी बहुत ख़राब थी, लेकिन अब सरकार की सुविधाएं हैं तो हम उसको बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब 45 वर्ष का कार्य हो तो 5 साल में संभव नहीं है, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं, आधुनिक कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं। वो चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, वो चाहे पर्यटन के क्षेत्र में हो। जी। ठाकुर साहब, एक बात आपसे जानना चाहूँगा और आपको बताना भी चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से आपने कहा कि हम भी ग्रामीण प्रदेश से आते हैं सभी लोग, जी बिल्कुल, 3615 पंचायतें हैं जी। जो हिमाचल प्रदेश में हैं और पूरे भारत में 70% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। लेकिन आज के संदर्भ में अगर देखा जाए, विकास की इस दौड़ में देखा जाए, तो शहरों की देखा देखी में ग्रामीण क्षेत्र भी लगातार प्रगति के पथ पर हैं, विकास की ओर अग्रसर हो रहे हैं। अगर बात की जाए बागा सराहन पंचायत की और उस पूरे क्षेत्र की, तो उसमें ऐसा क्या विशेष है जो बड़े स्तर पर उसे विकसित किया जाने की आवश्यकता है? और अगर पर्यटन की ही दृष्टि से ही सही, तो आपने उस क्षेत्र में, उस बारे में क्या कदम उठाए? देखिए, हमारे निरमंड क्षेत्र की 32 पंचायतें हैं जी। निरमंड विकास खंड की, जी। और सबसे महत्वपूर्ण स्थान बागासरान है। अब उस महत्वपूर्ण बागासरान को पर्यटन की दृष्टि से ही विकसित किया जाना सबसे एक मुख्य आकर्षण है। जी। और दूसरा, हमें जो है जिला मुख्यालय जाने के लिए 32 के 32 पंचायतों को 200-250 किलोमीटर का सफ़र करना पड़ता है। कनेक्टिविटी नहीं है, ऑल वेदर कनेक्टिविटी नहीं है। जी। तो उसके लिए हमने ग्राम सभा से एक प्रस्ताव जो भारत सरकार को भेजा। जी। वहाँ एक बिश्लेव जोत है, उसके लिए पहले सड़क भी प्रस्तावित है, लेकिन वहाँ इतना पर्यावरण है और सेंचुरी एरिया है, तो सारा पर्यावरण हमारा खराब हो जाएगा। तो उसके मद्देनजर रखते हुए हमने भारत सरकार को टनल का निर्माण करने के लिए एक प्रस्ताव भेजा, जिससे 32 की 32 पंचायतों को लाभ मिलेगा और पर्यटन को तो मिलेगा ही मिलेगा, और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से हमारी ऑल वेदर कनेक्टिविटी हो जाएगी। और उससे प्रस्ताव के माध्यम से हमारे को अभी पत्र वापस आया है और हिमाचल प्रदेश सरकार के पास अभी इसमें काम चल रहा है जी। लोक निर्माण विभाग उसमें काम कर रहा है। अगर ये टनल बनती है तो बागासरान में जो है पर्यटन को 4 चांद लग जाएंगे जी। ये और टनल पूरी 32 के 32 पंचायतों को। जी। ये टनल कहाँ से कहाँ तक की? ये बनेगी बागासरान से बठाड़ के लिए। बठाड़। जी। इसमें मैं आपके चैनल के माध्यम से बताता हूँ कि इसमें डिस्ट्रिक्ट किन्नौर, रामपुर का अधिक क्षेत्र लाभान्वित होगा अगर ये टनल बनती है। और दूसरा, हमारी अवेरी में सेना की छावनी है जी। अवेरी पट्टी निर्मंड में एक सेना की छावनी है। उनको अगर लेह लद्दाख के लिए कभी मूवमेंट करनी हो तो वहाँ से बिल्कुल उनका सीधा मार्ग है, अन्यथा उनको बाया करसोग, बाया जलोड़ी जोत और बाया स्पीति होते हुए लेह लद्दाख जाना पड़ता है। यानी आपका जो ये प्रस्ताव है, ये इस टनल निर्माण का जो आपका प्रस्ताव है, ये सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमने सेना के अधिकारियों से बातचीत की है, वो कहते हैं कि जैसे हमें हमारे विभाग जो अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी, उनसे आदेश आता है तो हम इसको बिल्कुल अपने कमेंट्स, पॉजिटिव कमेंट्स देंगे जी। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। तो बिश्लेव टनल की आपने बात कही है कि ये आपने कदम उठाए, जो कि वाकई एक सराहनीय पहल है। अगर ये सिरे चढ़ती है ये परियोजना, तो निश्चित रूप से क्षेत्रवासियों को फ़ायदा होगा। जी। इसके अलावा आपको ये बताएं कि आपको अपनी शक्तियों के निर्वहन में किस प्रकार की समस्याएं आती है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में जो परिवेश है हमारे प्रदेश का, काफ़ी भोले भाले लोग हैं। किस तरह से जो कार्यों को करने में, विकास कार्यों को खास करके, जैसे कि विकास में जन सहयोग को करने में किस तरह की समस्याएं रहती हैं, इस बारे में ज़रूर बताएं। देखिए, अब हमारे पंचायत में 9 गांव हैं जी। तो 9 के 9 गांव का ये रहता है हर परिवार का कि हमारा कार्य जो है प्राथमिकता के आधार पर होना चाहिए। जी। हम उसमें कार्य का विभाजन करते हैं, जैसे पशु शेड हो गए जी, रास्ते हो गए और भूमि सुधार हो गए, सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए इम्प्रूवमेंट के कार्य हो गए, इन सब का बजट बनाते हैं। हमारी एक शेल्फ बनती है उसमें जी। लेकिन होता क्या है कि हमारा स्नो बाउंड एरिया है। मैंने आपको पहले बताया कि हमारे पास स्टाफ की कमी, स्नो बाउंड एरिया है। अब हमारे 3 माह से काम ही नहीं हो रहे वहाँ पे, सर्दियों के मौसम, सर्दियों में। जी।
अब काम नहीं होंगे, आगे हमारे स्टाफ नहीं है, वो एस्टिमेट नहीं बनेगा। स्टाफ नहीं होगा तो तब को लोगों का, हमारी नकदी फसलों का सीज़न आ जाएगा। कभी किसका लहसुन का सीज़न है जी, कभी सेब का सीज़न है, तो हमारे को मनरेगा में जो है लेबर अवेलेबल करनी मुश्किल हो जाती है। और अभी हम उसके तहत हम आपके ध्यान में लाएं, एक राशन का डिपो बना रहे हैं मनरेगा के तहत 20 लाख की लागत से। जी, वहाँ हमारे गांव के लोग जब राशन लेने आते थे, सस्ता राशन लेने आते थे, तो छोटा सा एक 20 बाई 10 का एक कमरा बना हुआ है, तो उसमें डिपो होल्डर राशन भी रखता है और वितरण भी करता है। लेकिन जो गांव के लोग हैं उनको बाहर ही खड़े होना पड़ता है, वो चाहे बर्फ़ हो चाहे बारिश हो, किसी के बरांडे के नीचे रहना पड़ता है जी। तो लेकिन भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना जो नरेगा है, जी। इसमें भी प्रावधान है, तो हमें भी जो है केंद्र सरकार से भी उसकी अनुमति मिल चुकी है और उसका कार्य आरंभ हो चुका है। जी 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 एक पंचायत प्रधान होने के नाते आप बार बार केंद्र सरकार की बात कर रहे हैं। जी, जी। आप कह रहे हैं कि आपने पत्राचार किया केंद्र सरकार में, तो ये सब क्या एक पंचायत प्रतिनिधि के निहित में है? ये शक्तियां हैं, किस तरह की शक्तियां एक पंचायत प्रतिनिधि रखता है, इस बारे में भी हमारे दर्शकों को जरूर बताएं। देखिए साहब, पंचायत प्रधान के पास इतनी शक्तियां हैं जी। कि अगर मैं गिनाने लग जाऊं तो बहुत समय लग जाएगा। जी पंचायत प्रधान तो एक संवैधानिक पद है। जी बिल्कुल। आप सीधी बात, सीधा पत्राचार किसी भी अधिकारी से, किसी भी कर्मचारी से कर सकते हैं विकास के लिए। जी। अब ये काम तो विधायक और सांसद के हैं, जी। लेकिन जब ग्राम सभा में कोई चीज़ निर्णय होती है, ग्राम सभा में कोई चीज़, तो ग्राम सभा सुप्रीम है। जी। तो ग्राम सभा ने जब कहा कि हमको ये प्रस्ताव भारत सरकार को भेजना चाहिए, और ग्राम सभा बोलती है कि जब भी हमारे क्षेत्र के अंदर कोई विकास कार्य होते हैं जी, उसमें पंचायत की भूमिका अहम होनी चाहिए। इसका अर्थ समझाएं। इसका अर्थ कि जिस तरह हमारे पंचायत में लोक निर्माण विभाग, जी। वन विभाग, जल शक्ति विभाग, कृषि विभाग, उद्यान विभाग, अन्य कई विभागों के जो काम होते हैं, जी। विकासात्मक जो काम होते हैं, अब उनका एग्रीमेंट जो है, अब लोक निर्माण विभाग का एग्रीमेंट का काम बात लें तो उसमें एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्टर और एक्सियन के बीच में होता है। पंचायत के जनप्रतिनिधि तो उसके ऊपर मॉनिटरिंग कर सकते हैं, वो सिर्फ उनको पत्राचार ही करते हैं, लेकिन उनके पास कोई ऐसी शक्ति नहीं कि उनके ऊपर कोई पेनल्टी लगा सके, उनका कोई बिल पास ना कर सके। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से ये ज़रूर बता देना चाहता हूँ कि सरकार को इसके ऊपर जो है गहन मंथन करना चाहिए कि जब तक जो है पंचायत के प्रतिनिधि, जिस पंचायत में जो विकासात्मक कार्य हो रहा है, जब तक पंचायत के प्रस्ताव का संतोषजनक प्रस्ताव की रिपोर्ट ना आए, तब तो उसकी बिल की अदायगी नहीं होनी चाहिए। आपके कहने का अर्थ है कि जितने भी विकास कार्य हो रहे हैं और विभाग और ठेकेदार के बीच में, तो एक क्राइटेरिया जो है क्वालिटी चेक का पंचायत के हाथ में दिया जाए। क्या आपका ये कहने का? पंचायत के हाथ में दिया जाए। जी। पंचायत जब कार्य होगा, ठेकेदार अच्छा काम करेगा, गुणवत्तापूर्ण काम करेगा, तो पंचायत उसका सत्यापन करेगी। सत्यापन करेगी पंचायत कि अच्छा काम किया जिस ठेकेदार ने। अच्छे भी कई लोग हैं जो अच्छा गुणवत्ता युक्त कार्य करते हैं जी। वो भी बहुत सारे लोग, अनेकों लोग हैं, लेकिन पंचायत उसका सत्यापन करे, तभी जो है नेक्स्ट जो उसका अधिकारी है, जो संबंधित विभाग का बड़ा अधिकारी है, जो उसका जिससे उसका एग्रीमेंट हुआ, उसकी अदायगी करे बिल की। इससे क्या होगा कि धरातल पर जो हमारे विकास कार्य है उसमें गुणवत्ता में और तेजी आएगी। जी जी बिल्कुल। ठाकुर साहब, अगर कुछ और विषयों की बात करें तो इस वक्त हिमाचल प्रदेश का ग्रामीण परिवेश कुछ एक समस्याओं से जूझ रहा है, जैसे कि वन भूमि पर अतिक्रमण उसमें से एक समस्या है, नशा जो ग्रामीण क्षेत्रों की ओर पैर पसारता जा रहा है वो एक दूसरी समस्या है। तो इन समस्याओं से निपटने के लिए या स्थानीय लोगों को इससे उबारने के लिए पंचायत स्तर पर किस तरह के कार्यों को करने की आवश्यकता है और क्या कुछ कदम आपके द्वारा उठाए जा रहे हैं? देखिए साहब, ऐसा है, जो जहाँ तक नशे की बात रही जी, हम हर ग्राम सभा में, हर मासिक बैठक में लोगों को संदेश देते हैं, क्योंकि जागरूक तो लोगों को होना है, स्वयं होना है। जी। जब आप घर से जागरूक होंगे, अपने बच्चे के ऊपर, अपने परिवार के ऊपर, सबके ऊपर पूरी मॉनिटरिंग रखेंगे। अब गांव में कोई शराब निकालता है, हम जब नशे का सेवन ही नहीं करेंगे तो बिकेगा कैसे? वो स्वतः ही बंद हो जाएगा। हमने तो गांव में घर घर में जाकर के एक जन जागरण अभियान छेड़ा है। हमारी कुछ महिलाओं ने पीछे एक बहुत बड़ा अभियान छेड़ा था नशे के प्रति भी, कि हम बिल्कुल इसको टॉलरेट नहीं करेंगे। कि भाई जब हम स्वयं ही नशा नहीं करेंगे, हमारा बेटा नहीं करेगा, हमारे पिताजी नहीं करेंगे, हमारे दादा नहीं करेंगे, कोई आस पड़ोस में और नहीं करेंगे, तो निश्चित रूप से नशे पर रोक लग जाएगी। जी बिल्कुल।
और अगर बात करें, जो दूसरा मेरा पॉइंट था कि वन भूमि पर अतिक्रमण की बात है, तो ग्रामीण परिवेश में किस तरह की, क्योंकि ये जो हमारा पर्यावरण है इसी को बचाए रखना भी हमारे उसी ग्रामीण परिवेश की जिम्मेदारी बनती है, तो लोगों को क्या इस बारे में जागरूक किया जा रहा है वन विभाग के साथ मिलकर, ऐसा कुछ? देखो, वन विभाग के साथ समय समय पर कई कार्यक्रम होते हैं जी लेकिन ग्रामीण परिवेश में आज से नहीं, वर्षों से ये चल रहा है वन विभाग का। जी। अब तो हमारे को वन विभाग की समितियाँ बनती है, फॉरेस्ट राइट कमेटियाँ बनती हैं, जी FRC हम जिसको बोलते हैं। जी 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 तो उसमें गाँव की समितियाँ बनती हैं कि जंगल में आग ना लगे, जंगल में कोई कटान ना करे, तो उसको लिए समितियाँ बन रही है। फॉरेस्ट राइट एक्ट आ गया, अब उस एक्ट में जन सहयोग है, लोगों की भागीदारी है। अब अतिक्रमण में अब तो लोग काफ़ी अवेयर हो चुके हैं और हम दिन ब दिन लोगों से आग्रह करते हैं कि अतिक्रमण से बचें और जंगलों को बचाना हमारा दायित्व है। जी बिल्कुल। जंगल कटान को बचाएं। वापस आते हैं एक पॉइंट पर। कुछ समय पहले एक खबर आई थी मीडिया में, तमाम समाचार पत्रों में भी छपी थी कि बागा सराहन में जल्द ही पैराग्लाइडिंग शुरू होने जा रही है। जी जी। तो इस बात में कितनी सत्यता है और किस तरह के जो है गतिविधियां इस बारे में अब तक आयोजित की गई हैं, और क्या ये योजना कभी सिरे चढ़ेगी? बिल्कुल चढ़ेगी। कुछ वर्ष पहले हमारे जिला पर्यटन अधिकारी ने वहाँ पर बठाड़ से पैदल चल करके उस साइट का इंस्पेक्शन किया था। जी। और अब जो है वर्तमान में पैराग्लाइडर वहाँ पे आए और उन्होंने बड़ा अच्छा, उनकी सक्सेस रही, उनकी साइट सफल रही। तो समय लगेगा वहाँ तक कनेक्टिविटी के लिए भी। कनेक्टिविटी का आजकल रोड का कार्य चल रहा है, तो उसमें हमारा जो ब्राइडल पाथ है, जो हिमाचल प्रदेश की सरकार है उस ब्राइडल पाथ का काम कर रही है। और जब हमारी कनेक्टिविटी वहाँ तक हो जाएगी तो पैराग्लाइडिंग की साइटें निश्चित रूप से कार्य करेगी। जी। एक अगला सवाल आपसे लेना चाहूँगा कि एक पंचायत प्रतिनिधि होने के नाते आपको क्या लगता है कि पंचायत प्रतिनिधि का किसी भी दल की ओर, राजनीतिक दल की ओर झुकाव होना या ना होना, ये कितना सही है और कितना गलत है, और आपका क्या मानना है इस पॉइंट पे? देखिए साहब, ऐसा है, विचारधारा से हर व्यक्ति जुड़ा होता है किसी न किसी विचारधारा से, और जुड़ना भी चाहिए, स्वाभाविक है जी। लेकिन जहाँ तक एक प्रधान की बात है, जब प्रधान बनता, प्रधान एक संवैधानिक पद है जी बिल्कुल। तो उस दौरान, उस कार्यकाल के दौरान मैं समझता हूँ कि हमको उसमें थोड़ी दूरियां रखनी चाहिए, क्योंकि उसको धरातल पे कार्य करने में कई समस्याएं आती। फिर जब आप किसी पार्टी विशेष से जुड़ते हैं, किसी संगठन विशेष से जुड़ते हैं, तो धरातल पे आपको कार्य करने में बहुत समस्याएं आती हैं। और मैं समझता हूँ कि जो प्रधान का पद है, इसकी गरिमा को बचाए रखने के लिए हमें राजनीति से दूरियां ही बनानी चाहिए, क्योंकि हमारे लिए तो सभी लोग एक हैं, हम तो सबके प्रधान हैं। जी बिल्कुल। किसी पार्टी विशेष के प्रधान नहीं है, और संवैधानिक पद है। जी बिल्कुल। हमको केस का भी निर्णय करना है। और आपके ध्यान में लाऊं मैं बात जी कि जो पंचायत प्रधान हैं जी, उनके पास जो है ड्यूल जुडिशियल पावर है, वो किसी भी जज के पास नहीं है। जी कैसे? वो ना तो लोअर कोर्ट के जज के पास है, ना हाई कोर्ट के जज के पास है, ना सुप्रीम कोर्ट जज के पास है। ड्यूल जुडिशियल पावर। जी। उसमें क्या क्या प्रावधान है? उसमें अब गांव से कोई आदमी शिकायत करता है जी, वो चाहे मौखिक रूप से करता है चाहे लिखित में करता है। जी। अब प्रधान को लगता है कि मैं पहले उसका मौका देखूं, उसकी इन्वेस्टिगेशन करूं। पंचायत का प्रधान स्वयं इन्वेस्टिगेशन भी करता है जी, और स्वयं उसका निर्णय भी करता है, फिर वो केस लगाएगा। अब अन्य हमारी जो न्याय प्रणालियां हैं, अन्य जो जजेस हैं जी, उनके पास सिर्फ केस लगता है, इन्वेस्टिगेट नहीं करते। इन्वेस्टिगेशन नहीं। जी उनके पास इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस में आईओ है, कोई अन्य एजेंसीज हैं, कई एजेंसीज जी। है। लेकिन पंचायती राज में प्रधान के पास ड्यूल जुडिशियल पावर इसलिए है, वो मौका मुआयना भी कर सकते हैं, स्वयं जाएंगे मौका मुआयना करने। ये एक्ट में प्रोविजन है। जी। ये तमाम शक्तियां हैं जो पंचायत प्रतिनिधि को जी दी जी गई जी हैं। जी। तो प्रेमचंद ठाकुर जी, घड़ी की सुइयों का इशारा है और हमारे पास समय की कमी है। चाहते तो ये है कि ये बातें यूं ही चलती रहे और ढेर सारी जानकारियां पंचायतों के संबंध में आपसे लेते रहें, मगर फिलहाल जो है
वक्त हो चला है अगले कार्यक्रम का हमारे चैनल पे, और आप आज की बात के इस अंक में हमारे बीच आए और हमारे दर्शकों के साथ ये तमाम अहम जानकारी आपने साझा की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, ये था आज की बात का कार्यक्रम, और उम्मीद है कि आपको पंचायती राज व्यवस्थाओं और उससे जुड़ी तमाम शक्तियों, समस्याओं और उनके समाधानों को लेकर के कुछ जानकारियाँ, अहम जानकारियाँ हमारे अतिथि के माध्यम से ज़रूर मिलेगी होगी। अगले अंक में फिर मिलेगी, तब तक के लिए दीजिए अनुमति, नमस्कार।